हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। ठीक है। तो देखो, जो कूलम्ब्स जो है एक साइंटिस्ट है। ठीक है। इन्होंने एक लॉ दिया था और वो लॉ था कि दो चार्ज के बीच का फोर्स निकालने को। ठीक है। जब दो चार्ज जो होता है, दो चार्ज उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। ठीक है। उसी फोर्स को निकालने का जो फॉर्मूला है वो दिया था कूलम्ब्स ने। ठीक है। तो उसी को हम लोग पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ में। ठीक है। तो देखो, जैसे तुम लोग तो अभी तक पढ़ चुका होगा कि जो प्लस चार्ज है ये लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, यानी जो प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, ये एक दूसरे को रिपेल करे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है। वहीं अगर एक माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, तब भी क्या करेगा, रिपेल करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। वहीं अगर अनलाइक चार्ज होगा तो अट्रैक्ट करेगा, है ना, कि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर और लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। ठीक है। तो ये लाइक चार्ज इसे रिपेल कर, जो अनलाइक चार्ज होगा, इसे माइनस है, ये प्लस है, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। तो कितना फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। तो उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उसी फोर्स को निकालने का जो फॉर्मूला दिया था वो कूलम्ब्स ने दिया था, इसीलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ में। ठीक है। जैसे कि मान लो कि दो मास है, तो दो मास जो होता है वो अपने आप को एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है कि नहीं करता ना। उसको निकालने का फॉर्मूला दिया था अपना सर आइजैक न्यूटन ने, जिसको हम ग्रेविटेशनल लॉ बोलते हैं। उसी प्रकार ये लॉ है, सेम उसी प्रकार का, से थोड़ा सा डिफरेंट है। ये वो था मास के बीच में लगने वाला फोर्स, ये चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स। ठीक है। तो देखो, कूलम्ब्स का कहना था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, एफ ई से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है। यहाँ लिखते हैं, इसको डिनोट करते हैं एफ ई से, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है। इसके बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है, जो चार्ज के बीच में, दोनों चार्ज के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है। चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, जैसे मास के बीच में लगने वाला फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वैसे ही चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है। इसको डिनोट करते हैं हम लोग एफ ई से। ठीक है। तो कूलम्ब्स का कहना था कि जो ये फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मास के, सॉरी मास नहीं, चार्ज के। ठीक है। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की, चार्ज जो होगा, ये जो चार्ज है इसका जितना मैग्नीट्यूड होगा उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी जितना ज़्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, जितना ज़्यादा अमाउंट में चार्ज होगा, फोर्स भी उतना ज़्यादा ही लगेगा। यानी फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, चार्ज की। तो मान लो कि जो चार्ज है ये Q1 और ये चार्ज है दूसरा चार्ज ये Q2, तो ये फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 और Q2 का। ठीक है। इन्होंने एक बात और बोली थी, वो था कि जैसे था ना ग्रेविटेशनल फोर्स, वैसे ही उन्होंने कहा था कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा विद स्क्वायर टाइम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब कि ये दोनों चार्ज के बीच में मान लो कि डिस्टेंस है r। ठीक है। क्या डिस्टेंस है r, तो डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, वो भी स्क्वायर में, इनवर्सली वो भी स्क्वायर में प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस ये दोनों का। ठीक है। अगर डिस्टेंस r मान ले तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वो भी स्क्वायर में, स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है। मतलब देखो, मतलब कि अगर डिस्टेंस तुम लोग 2 गुना बढ़ाया तो फोर्स जो है वो 4 गुना घट जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। अगर 2 गुना फोर्स बढ़ाएगा तो 2 का स्क्वायर टाइम में घट जाएगा, नहीं 2 दूनी 4, 4 गुना फोर्स घट जाएगा। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में होता था कि 2 गुना डिस्टेंस बढ़ाया तो 4 गुना फोर्स घट गया। उसी प्रकार है कि अगर 2 गुना तुम लोग चार्ज का डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स भी 4 गुना घट जाएगा, यानी इनवर्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। तो इसका अगर डेफिनेशन रखोगे तो इस प्रकार होगा, तो देखो इसका डेफिनेशन होगा अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ,
यानी कूलॉम्स लॉ के अनुसार क्या क्या हुआ था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस यानी जो कूलॉम्स में जो फोर्स दिया था अपना, सॉरी कूलॉम्स में जो अपना फोर्स का फॉर्मूला दिया था फोर्स निकालने का, वो जो है वो पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल था। ठीक है, वो बड़ा बड़ा चार्ज के लिए एप्लीकेबल नहीं था, वो सिर्फ पॉइंट चार्ज पे वैलिड था। ठीक है, इसीलिए अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस is directly proportional to magnitude of both charges and inverse square inversely square proportional distance inversely proportional to distance between them. Distance between them, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है, पॉइंट चार्जेस के लिए पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस, यानी चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा फोर्स भी उतना ही ज़्यादा होगा, यानी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इनवर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी वो दोनों का जो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, वो भी स्क्वायर में। ठीक है, तो मान लो कि अगर एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2 और उन लोग के बीच के डिस्टेंस है R, ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा जो Fe, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट, चलिए लिखो प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस, ठीक है, तब ज़्यादा सही रहेगा। इसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी Q1 और Q2, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा में कहता है, इसको इक्वेशन 1 दे दो, और दूसरा कहता है कि क्या होगा, इनवर्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, इसको दो इक्वेशन 2। आप अगर इक्वेशन 1 और 2 को मिलाओगे तो इस प्रकार बनेगा, इसको लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, तो देखो, तो ये होगा Fe, ये प्रोपोर्शनल का साइन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। अब जब भी प्रोपोर्शनलिटी ये हटता है तब एक कांस्टेंट आता है, ठीक है, और यहाँ पे कांस्टेंट इस बार K आएगा, ये होगा Fe इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है, जहाँ पे K का जो वैल्यू होता है वो होता है K इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, और ये जो वैल्यू होता है ये फॉर एयर के लिए होता है और वैक्यूम के लिए, ठीक है, इसके लिए होता है फॉर एयर एंड वैक्यूम, ठीक है। अगर इसका यूनिट निकालोगे तो फोर्स का हो जाएगा न्यूटन, Q1 और Q2 को उधर ले जाएंगे तो डिवाइड में आएगा,
सी स्क्वायर, क्योंकि चार्ज का यूनिट होता है कूलम, इसलिए सी स्क्वायर, और आर स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो ये आएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इसका यूनिट। और ये जो वैल्यू है फॉर एयर और वैक्यूम के लिए, ठीक है। और इसका किताब में जो वैल्यू तुम लोग देखोगे तो मिलेगा इस टाइप का भी, के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं एप्सिलॉन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी फॉर मीडियम। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये कूलम्ब्स लॉ है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, यानी डिफरेंट मीडियम पे इसका जो फोर्स होगा वो डिफरेंट होगा, उस समय के का वैल्यू भी डिफरेंट होगा, ठीक है। ये तो ये जो के है ये इसका फॉर्मूला होता है मीडियम में, कि किस मीडियम में किस टाइप का फोर्स होगा, तो उस समय के का वैल्यू निकालने का ये उसका फॉर्मूला होता है। मतलब ये उस टाइप फॉर्मूला टाइप का है, ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर एयर के लिए बात किया जाए तो इसका होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन का जगह आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसका वैल्यू होता है इतना 9 × 10⁹, और ये किसके लिए एयर है वैक्यूम के लिए, ठीक है। तो इसके बारे में और पढ़ने को मिलेगा तुम लोग को कुछ वीडियो के बाद, इसके बारे में डाल देंगे कि क्या है ये, तो उसमें अच्छे से तुम लोग पढ़ने को मिलेगा। उतारना है तो उतार लो। एक बार फिर से हम एक्सप्लेन कर देते हैं। कूलम्ब्स के अनुसार अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स, अगर दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा उसके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और वो लोग के डिस्टेंस के स्क्वायर में होगा, और इन्वर्स में, यानी इन्वर्स स्क्वायर में होगा, ठीक है। दोनों को मिलाएंगे तो आएगा एफ डायरेक्ट एफ प्रोपोर्शनल टू के Q1 Q2/r², प्रोपोर्शनलिटी हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा के, और के का वैल्यू फ्री स्पेस और वैक्यूम के लिए होता है 9 × 10⁹, और बाकी मीडियम के लिए ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। और एयर के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी इसको लिखते हैं, जो कि इतना के बराबर ही होता है, ठीक है। इसके बारे में और आगे पढ़ने को मिलेगा डिटेल में, उतारना तो उतार लो। फिर उतार लिया, मिटाते हैं। हाँ, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, यानी कूलम्ब्स लॉ कहाँ कहाँ वैलिड है, कहाँ कहाँ नहीं है, ठीक है। तो लिखो लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। देखो ये कूलम्ब्स लॉ है, ये ना पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। वैलिड है का मतलब कि पॉइंट चार्ज में ही लगता है कि Q1 Q2/r² का जब फॉर्मूला निकाले, ये जो दो पॉइंट चार्ज के लिए लगता है। जैसे देखो मान लो कि ये एक पॉइंट चार्ज है, ये भी एक पॉइंट चार्ज है, ये मान लो Q1 है, ये Q2 है, कि पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला जो कूलम्ब्स लॉ लगेगा। अगर एक पॉइंट चार्ज के बीच में का डिस्टेंस अगर मान लें हम लोग कि r है, ठीक है, तो इस टाइम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा इसको हम लोग कूलम्ब्स लॉ से निकाल सकते हैं। क्या होगा कि Q1 Q2/r², ठीक है। इस जगह पे वैलिड है, यानी पॉइंट चार्ज के लिए ये हम लोग निकाल सकते हैं कूलम्ब्स लॉ से, यानी पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। लेकिन वहीं अगर चार्ज जब बड़ा होता है तब ये जो फॉर्मूला है ये भी फॉर्मूला लगता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, उसके लिए कुछ अलग कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। देखो जैसे कि मान लो ये वो इतना बड़ा सा चार्ज, इसके प्लस 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 पूरा बहुत ज़्यादा चार्ज है, ठीक है। और एक चार्ज यहाँ छोटा सा, ठीक है। अगर यहाँ हम लोग कूलम्ब्स लॉ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाले तो इस जगह पे चीज़ वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो
एफ ई अगर निकालने जाओगे कि Q1 का जगह तुम लोग क्या रखोगे, क्योंकि यहाँ तो ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है ना, तो उस टाइम वैल्यू ही नहीं है Q1 का। Q2 का मान लो छोटा है तो निकल जाएगा मतलब, लेकिन ये Q1 क्या रखेंगे, और डिस्टेंस तो ठीक है निकल जाएगा, लेकिन यहाँ भी एक चार्ज है, यहाँ भी एक चार्ज है, तो इस कंडीशन में कूलम्ब लॉ है वैलिड नहीं है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, डिक्यू चार्ज काटेंगे और उसका सबका इंटीग्रेट कर देंगे। तो आगे आने वाले लेक्चर में तुम लोग को पता चलेगा, ठीक है। तो ये जो होता है कूलम्ब लॉ, ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है, बड़ा चार्ज के लिए वैलिड नहीं होता है। तो लिख लो पहला पॉइंट, इट वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, नॉट फॉर एक्सटेंडेड चार्ज, ठीक है ना। मतलब ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है और स्टैंडर्ड चार्ज के लिए वैलिड नहीं है। तो क्या यहाँ पर हम लोग कूलम्ब लॉ नहीं लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, लेकिन उसको अलग तरीके से लगाएंगे। वो मतलब उसको इंटीग्रेट करके लगाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट हम लोग नहीं लगा सकते, ठीक है। ये था पहला पॉइंट। इसका एक और पॉइंट होगा, वो हम दिखाते हैं। वो इस प्रकार है कि सेकेंड नंबर डालो, सेकेंड नंबर, इट्स वैलिड फॉर स्टेशनरी चार्जेस, ठीक है। तो स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ चार्जेस, यानी रेस्ट चार्जेस। जो चार्ज रेस्ट पर होता है यानी उसी चार्ज पे वैलिड होता है। जैसे कि मान लो Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, ये Q1 और Q2 दो चार्ज है, ठीक है। अगर Q1 और Q2, अगर Q1 भी रेस्ट में है और Q2 भी रेस्ट में है, ठीक है, दोनों रेस्ट में, तब कूलम्ब लॉ हम लोग लगा सकते हैं, वैलिड है उस टाइम। अगर Q1 मान लो कि Q1 और Q2 में से कोई एक चार्ज जो है वो मोशन में, कहते हैं Q1 ही मोशन में, कोई भी हो सकता है दोनों में से। तो अगर Q1 मोशन में है और Q2 रेस्ट में है, इस कंडीशन में भी कूलम्ब लॉ लगेगा, वैलिड है, ठीक है। लेकिन अगर Q1 एंड Q2 दोनों मोशन में आ जाए, Q1 भी आया मोशन में और Q2 भी मोशन में, इस कंडीशन में कूलम्ब लॉ वैलिड नहीं है, ठीक है। अगर दोनों रेस्ट में तब भी कूलम्ब लॉ लगा सकते हैं, दोनों में से कोई एक रेस्ट में दूसरा मोशन में तब भी लगा सकते हैं, लेकिन दोनों ही अगर मोशन में आ जाए उस सिचुएशन में कूलम्ब लॉ वैलिड नहीं होता है, ठीक है। तो ये था उसका लिमिटेशन, लिख सकते हो। कूलम्ब लॉ को देख के एक चीज़ तुम लोग अगर तो ऑब्जर्व किया होगा कि जो कूलम्ब लॉ है और जो क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल लॉ है, वो दोनों लगभग सेम दिखता है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि वो दोनों लॉ में क्या क्या सिमिलर है और क्या क्या डिफरेंट है, ठीक है। तो देखो अभी जो हम लोग कूलम्ब लॉ निकाले वो F E = था K Q1 Q2 बाय R², ठीक है। अगर तुम लोग ग्रेविटेशनल लॉ देखोगे F G = होता है G M1 M2 बाय R², ठीक है। आप देखेंगे दोनों लॉ में क्या क्या सिमिलरिटी है और डिफरेंट है। तो देखो सिमिलरिटी, तो देखोगे सिमिलरिटी में तो ये जो दोनों लॉ है, ये दोनों लॉ जो है इनवर्स लॉ को फॉलो करता है। इनवर्स लॉ मतलब ये वाला 1/r², ये जो है ना R², तो इसमें भी R² है, इसमें भी R² है, तो इसमें होगा बोथ लॉज आर फॉलो इनवर्स स्क्वायर
स्क्वायर लॉ। यूनिवर्स स्क्वायर लॉ मतलब होता है F इक्वल टू 1/r²। ठीक है, ये देखो ये चीज़ दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी, यानी बोथ लॉज फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी दोनों इनवर्स लॉ को फॉलो करता है। इसका दूसरा सिमिलरिटी है बोथ लॉ एक्ट along centered। Act along line joining the center। Line joining the center। बोथ लॉज आर एक्ट लाइन जॉइनिंग द सेंटर, यानी दोनों लॉ जो है वो लाइन जॉइनिंग सेंटर में एक्ट करता है। मतलब देखो कि मान लो ये चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, ठीक है, ये जो दूसरा चार्ज, ये दोनों चार्ज जो है एक्ट करेगा, मतलब दोनों प्लस प्लस है तो एक्ट करेगा, तो ये जो चार्ज है ये भी इसको अपने सेंटर की ओर खींचेगा, और ये जो चार्ज है ये भी इसको अपने सेंटर की ओर, सॉरी प्लस चार्ज है तो रिपेल करेगा ना, तो देखो तो ये भी जो रिपेल करेगा ना, मान लो कि ये माइनस है, ठीक है, तो प्लस चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा तो अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये जो माइनस चार्ज है ये भी इसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। यानी दोनों जो है लाइन जॉइनिंग है, ये लाइन जॉइनिंग है, सेंटर से सेंटर एक्ट करता है, ठीक है, ये दोनों चार्जेस। ऐसा नहीं हुआ कि ये प्लस है ये माइनस है तो ये इसको इधर अट्रैक्ट किया या ये इसको इधर अट्रैक्ट किया, वैसे नहीं हुआ कि इसको इधर किया, ऐसे किया, दोनों एक्ट जो करेगा तो सेंटर पे सेंटर करेगा, ऐसे नहीं करेगा कि इसको इधर किया ये इसको इधर से किया, ऐसा नहीं होगा, मतलब सेंटर पे सेंटर होगा, ठीक है। और जो ग्रेविटेशनल लॉ है उसमें वैसे ही होता है कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है ये भी ऑब्जेक्ट है, तो दोनों अगर अट्रैक्ट करेगा तो सेंटर पे सेंटर करेगा, इसको सेंटर की तरफ खींचेगा, ये अपने सेंटर की तरफ खींचेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि ये इसको इधर खींचने लग जाए इधर, तो इस साइड से तो निकल जाएगा, है ना, लेकिन होता है कि दोनों चिपक जाता है, आगे दोनों चिपकता है ना, कोई भी चिपकना है मतलब कि सेंटर से सेंटर एक्ट करेगा तभी तो चिपकेगा, नहीं तो साइड से तो निकल जाएगा, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि बोथ लॉ आर एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ सेंटर, ठीक है। ये हो गया सिमिलरिटी। अगर डिफरेंट देखोगे तो तुम लोग को पता ही होगा कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में चार्ज का बात होता है, और चार्ज जो होता है लाइक चार्ज रिपेल करता है और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में होता है मास का बात होता है, और मास तो हमेशा अट्रैक्ट करता है कि नहीं। तो यानी को Fg जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये होता है अट्रैक्टिव, ऑलवेज अट्रैक्ट ईच, है ना, ये लिखो ऑलवेज अट्रैक्ट, यानी दोनों जो होता है फोर्स जो होता है अट्रैक्टिव फोर्स होता है, हमेशा अट्रैक्ट ही करता है, ठीक है। लेकिन अगर देखोगे तुम लोग एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ये होगा अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, ठीक है। यानी ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है, अट्रैक्ट भी करता है रिपेल भी करता है, लेकिन ये सिर्फ अट्रैक्टिव है, ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव है और ये अट्रैक्ट भी करता है रिपेल भी करता है, तो ये हो गया डिफरेंस। और दूसरा डिफरेंस है, ये तो पहला दोनों में, और दूसरा में यह है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है Fg, ये डू नॉट डिपेंड, कहाँ पे डिपेंड नहीं करता है, ऑन मीडियम, यानी मीडियम में कोई डिपेंड नहीं करता, डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है। यानी मीडियम से इसको कोई लेना देना नहीं होता है, किसी भी मीडियम में रख दो सेम फोर्स लगाएगा, ठीक है, पानी में रखो हवा में रखो, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हम लोग निकालते हैं कूलॉम्स लॉ से, इसमें ऐसा नहीं होता है, ये डिपेंड करता है, ये मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है, कहाँ रखे हो, एयर में रखे हो कि वाटर में रखे हो कि कहाँ रखे हो, डिपेंड करता है, इसको लिखो डिपेंड अपॉन
मीडियम। तो ये था कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में सिमिलैरिटी और डिफरेंस। ठीक है, इसी के साथ हम लोग समाप्त करते हैं आज का लेक्चर। तो अच्छे से पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट। ठीक है।